हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग हमारा चैप्टर देख रहे थे नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ, और इस वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ लॉ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला स्कूल है नेचुरल लॉ स्कूल। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी है, उन डेफिनेशंस को हम बाद में देखेंगे जो आपकी बुक में दी गई है, क्योंकि अगर हमें ये स्कूल समझ में आ गए तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो डेफिनेशंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले हम लॉ ऑफ स्कूल के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है नेचुरल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, ठीक है, रियलिस्ट लॉ स्कूल या फिर रियलिस्ट लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये स्कूल क्या है? बेसिकली ये जो वर्ड स्कूल है ये अलग अलग थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल्स में कुछ थिंकर्स होंगे, उनका सोचने का तरीका कुछ अलग होगा। सोशियोलॉजिकल स्कूल में कुछ ग्रुप ऑफ थिंकर्स होंगे, उनका सोचने का तरीका अलग होगा। रियलिस्ट लॉ स्कूल में कुछ दूसरे थिंकर होंगे, उनका सोचने का तरीका अलग होगा। तो बेसिकली ये जो स्कूल्स हैं इनमें कैटेगरी ऑफ थिंकर्स डिवाइडेड हैं, जिनके अपना अपना सोचना है जो सबसे अलग है। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल अलग, सोशियोलॉजिकल अलग, एनालिटिकल अलग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अभी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लॉ के बारे में। तो बेसिकली ये जो हर स्कूल है इन सब का अलग अलग ओपिनियन है। किसके ऊपर ओपिनियन है? लॉ की डेफिनेशन के ऊपर, या फिर कहो तो लॉ के ओरिजिन के ऊपर, कि लॉ का ओरिजिन क्या है और लॉ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ अच्छा लॉ कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। Natural law school is generally explained as a law of nature, divine law, a law which is eternal and universal. अब फर्स्ट लाइन को बहुत अच्छे से समझो। A natural law school is generally explained as law of nature या फिर divine law, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया लॉ, या फिर जिससे हम थोड़ा सा रिलीजन से कनेक्ट कर सके। जो लॉ ऑफ नेचर है मतलब प्रकृति का बनाया हुआ लॉ है, वो हमने नहीं बनाया है। लॉ ऑफ नेचर मतलब एक वो इटर्नल लॉ है। इटर्नल लॉ मतलब कि ये ओवरलास्टिंग लॉ है, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, यूएसए में नहीं होगा। ठीक है, क्या समझे हम? नेचुरल लॉ स्कूल वो है जो बताती है कि ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं रिलीजन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड हो सकता है। साथ ही साथ ये जो लॉ है ये इटर्नल है, मतलब ओवरलास्टिंग लॉ है जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल है, ये पूरे विश्व में चल रहा है ऐसा लॉ। साथ ही साथ ये प्रकृति द्वारा दिया गया नियम है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि प्रकृति द्वारा दिया गया नियम कैसे, ये भी आपको क्लियर होगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। However, it has been given different meaning at different points of time. Natural law is believed to exist independent of human will. अब ऐसा कहा गया है कि नेचुरल लॉ स्कूल के भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग नेचुरल लॉ को डिफाइन किया गया है। लाइक हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में नेचुरल लॉ को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया होगा, मिडिवल एज में कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया होगा, एंड मॉडर्न एज में कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मिडिवल और एंशिएंट में हम देखें तो थोड़ा सा रिलीजन और इनका रोल ज्यादा आ जाता है, मॉडर्न में हम देखें तो इनका रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। नेचुरल लॉ स्कूल, नेचुरल लॉ इज बिलीव टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विल। मतलब ह्यूमन विल मतलब ये इंसानों की इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून है, एक ऐसा कानून जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, वो इंसान की इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। वो बस ऐसा है कि नहीं ये लॉ होना है, मतलब होना ही है। ठीक है, it is considered that it is considered natural in the sense that it is not created by man but it is found through nature. Natural law theories varies in its aim and content, but there is one central idea
the central idea states that there is a higher law based on morality against which the moral or legal validity of human law can be measured. अब यहाँ पे जो आपको मेन चीज जो समझनी है वो ये है कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो है या जो नेचुरल लॉ है ये एक सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड है. इस पूरे थीम का एक सेंट्रल आइडिया है. वो सेंट्रल आइडिया कौन सा है? वो सेंट्रल आइडिया है मोरालिटी का, कि ये वाला जो लॉ है ये मोरालिटी पे बेस्ड है. मोरालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जो हायर प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको हम मोरालिटी बोलते हैं, उनको मॉरल बोलते हैं, जो हायर प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, तो ये मोरालिटी पे बेस्ड है. अब इंसान तो गलत भी सोच सकता है, इंसान तो खराब कानून भी बना सकता है. जो आज की पार्लियामेंट है वो खराब कानून भी तो बना सकती है. ठीक है, सो ये लॉ जो है ये ह्यूमन विल पे डिपेंडेंट नहीं है. अब सारी चीजों को लिंक करो जितना आप पढ़े, ये जो लॉ है ये ह्यूमन विल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये लॉ बेस्ड है मोरालिटी पे, कुछ हायर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये लॉ. ये इंसानों की विल पे डिपेंडेंट नहीं है. इट इज नॉट अ मैन मेड लॉ. ये कोई मैन मेड लॉ नहीं है, बल्कि ये नेचर, ये प्रकृति में ही पाया जाता है. ठीक है, जैसे प्रकृति में हम जैसे कुछ लॉज बोल देते हैं ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, या हम जो बोल देते हैं कि नहीं झूठ नहीं, हम कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ हायर प्रिंसिपल सेट करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है. ठीक है, तो ये कुछ हायर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. ठीक है, at the heart of the natural law theory is belief that there are certain universal and moral laws that human laws may not go against without losing legal or moral force. अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो नेचुरल लॉज होते हैं इनके अगेंस्ट ह्यूमन लॉज भी नहीं जा सकते हैं. ठीक है, कुछ नेचुरल लॉज ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट ह्यूमन लॉज भी नहीं जा सकते हैं. ठीक है, जैसे नेचुरल लॉ हम कैसे देख सकते हैं? नेचुरल लॉ हम एक एग्जांपल से आप ऐसे समझो, हम नेचुरल लॉ को ऐसा देखेंगे कि मेरे केस में जज मैं नहीं हो सकता. मान लो कि मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट करी है. ठीक है, मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट करी और मैं जज हूं. एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मेरे खिलाफ ही कोई याचिका आई है, कोई पिटीशन आई है कि ये जो जज हैं इन्होंने कुछ गलत किया है. तो नेचुरल लॉ ये बोलता है कि भैया केस मेरे खिलाफ ही है तो मुझे इस केस को नहीं सुनना चाहिए. आई शुड नॉट बी द जज ऑफ माई ओन केस, क्योंकि मैं अच्छे से सुनवाई नहीं करूंगा, मेरा हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आएगा. तो ये प्रकृति का कानून कहता है कि मुझे मेरे खुद के केस में जज नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो नेचर के द्वारा डिराइव होते हैं और जो मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं, जो कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं भैया ये गलत है. ठीक है, समझ में आया? और कोई भी नेचुरल लॉ जब कोई भी मतलब ह्यूमन लॉ बनाएगा तो वो हमेशा ध्यान रखेगा ये कि ये जो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं इन पे कोई आंच नहीं आए. हम रिलीजन में भी तो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना. जब हमारे घर में कोई चीज वगैरह होती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स पे बात ना आए, बाकी तुम कुछ भी करो. जैसे कुछ कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा कल्चर चेंज हो गया है, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज में ऐसा हो, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में भी देखा जाए तो ऐसा होता है जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, कुछ भी करने जाता है, तो उसे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा सही रास्ते पे रहना, भटकना मत. वो क्या होता है? वो इनका एक मॉरल प्रिंसिपल होता है. तुम जाओ, तुम घूमो फिरो, तुमको मना नहीं है, लेकिन अल्कोहल ड्रिंक मत करना. वो क्या हो गया? वो एक मॉरल प्रिंसिपल हो गया ना एक तरीके से. आप अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिए कि हमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है. ठीक है, क्लियर हो गया? देन natural law theory assert that there is an essential connection between law and morality. Law is not simply what is enacted in statutes, and if legislation is not moral then it is not law. अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि लॉ एंड मोरालिटी में एक बहुत अच्छा लिंक होता है. लॉ वही यूजफुल है जो कि मॉरल लॉज हैं, जो कि मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं. अगर लॉ कुछ ऐसा बना है, अगर कोई ऐसा कानून बना है जो कि मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, तो वो कानून सही नहीं होगा. ठीक है, और यहां पे ऐसा कहना है कि कानून सिर्फ वही नहीं है जो कि स्टैट्यूट्स या फिर लेजिस्लेशन, मतलब जो कि कुछ लॉज या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बना हो. कानून सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ पार्लियामेंट बना, या कानून सिर्फ वही नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह में लिखा गया हो. कुछ कानून ऐसे भी हैं जो मॉरली होते हैं, जो हमें मॉरली बताते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है. सेंट थॉमस एक्विनस कॉल्ड लॉ विदाउट मॉरल कंटेंट एज अ परवर्जन ऑफ लॉ. अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला है, सेंट थॉमस एक्विनस ने बोला है कि लॉ विदाउट मॉरल कंटेंट इज अ परवर्जन ऑफ लॉ. इसका मतलब ये हुआ
कि कोई भी लॉ जिसका कोई मॉरल कंटेंट नहीं है, मतलब कोई भी लॉ जहां कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, वो एक तरीके से करप्शन ऑफ लॉ हुआ। हम लॉ को क्यों इंप्लीमेंट करते हैं सोसाइटी या स्टेट में? हम लॉ को इसलिए इंप्लीमेंट करते हैं सोसाइटी और स्टेट में कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, हम लोगों का भला कर पाए। लॉ इसीलिए रहता है ना कि हम सोसाइटी में अच्छे से ऑर्डर मेंटेन करें। अब वो ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, अगर वो कुछ गलत तरीके से बेस्ड है, तो वो एक तरीके से करप्शन ऑफ लॉ हुआ। ये किसने कहा है? ये कहा है सेंट थॉमस एक्विनास ने। क्लियर है? ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। It was also asserted that if it is not a true law, then there is a no need to follow it. अब नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है? नेचुरल लॉ स्कूल बोलता है कि अगर कोई भी लॉ मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, वो मॉरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करो। आप उसको फॉलो करने के लिए बाइंड नहीं है, आप उसको फॉलो करने के लिए ऑब्लाइड नहीं है। अगर लॉ मॉरल प्रिंसिपल के बेस पे नहीं बना है तो आप बिल्कुल उसे फॉलो मत कीजिए, ऐसा नेचुरल लॉ स्कूल का कहना है और ऐसा नेचुरल लॉ स्कूल के थिंकर्स का कहना है। According to this view, the notion of a law cannot be fully articulated without some reference to morality. वही वाली बात है कि morality को reference में लेके करना है। While it appears that the classical naturalists believe that the law necessarily includes all moral principles, this argument does not mean that law is all about moral principles. This is only to substantiate that the legal norms that are promulgated by the human beings are valid only if they are consistent with the morality. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले आप इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे वर्ड आया था क्लासिकल नेचुरलिस्ट। अब जहां पे भी वर्ड जो क्लासिकल आ जाता है, क्लासिकल मतलब जो थोड़ी सी ओल्ड थ्योरी हो, क्लासिकल थिंकर्स मतलब जो थोड़े से पुराने थिंकर्स हो और अब मॉडर्न थिंकर्स आ गए हो, ठीक है, उसी चीज से रिलेटेड। लाइक हम कई बार देखेंगे क्लासिकल थिंकर्स एंड मॉडर्न थिंकर्स, तो क्लासिकल थिंकर्स वो होंगे जो जिनको थोड़ा बहुत समय हो गया हो, और क्लासिकल थिंकर्स वो होते हैं जिनके बाद में और भी बहुत सारे लोग आ गए हो और भी बहुत सारे जो लोग आए हैं उन्होंने उस थ्योरी पे और भी अपना बहुत सारा इनपुट दे दिया हो। तो क्लासिकल नेचुरलिस्ट क्या बोलते हैं? क्लासिकल नेचुरलिस्ट बोलते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल का मतलब ये नहीं है कि जितने भी लॉज हैं वो सब मॉरल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी लॉज होंगे वो सब रिलीजन या सब मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो भी लॉ बनेगा वो कहीं से कहीं तक मॉरल प्रिंसिपल को ब्रीच नहीं करेगा। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन अब आप एक चीज समझो कि देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि समय के अनुसार नेचुरल लॉ स्कूल में भी शिफ्ट देखने को मिला। अब एंशिएंट टाइम में मोरालिटी हो सकता है कुछ अलग चीज में हो, मॉरल वैल्यूज कुछ अलग चीज में हो सकता है उस टाइम पे जो मोरालिटी वो ये हो कि विमेंस को एजुकेशन ना मिले, ऐसा कुछ हो। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो नेचुरल लॉ स्कूल्स है वो मोरालिटी पे बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीजन पे बेस्ड है। तो मोरालिटी भी समय के अनुसार थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती गई, तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम नेचुरल लॉ स्कूल ने भी बदलाव किए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि अब हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल लॉ स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है। The change in socio-political condition of the world, like the rise of materialism after First World War, shook the conscience of the Western society. Rise of the materialism मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जहाँ पे मटेरियल थिंग्स से हमें ज़्यादा प्यार हो गया कंपेरेबल टू स्पिरिचुअल चीज़। मटेरियल चीज़ मतलब मनी, रिच क्लास, अलाइड क्लास आने लग गई। फिर हमने इस मटेरियल क्लास की वजह से कॉलोनियलिज्म जैसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, चाहे अफ्रीकन नेशन हो या एशियंस कंट्री हो, इनको कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया। तो वो क्या था? एक मटेरियल वेलबींग, थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव वहाँ पे दिमाग में आ गया था। तो एक तरीके से हम इंसानों का शिफ्ट देखते हैं। पहले जो इंसान थोड़ा सा रिलीजियस स्पेयर में या थोड़ा सा मॉरल वे में चल रहा था, वही इंसान एक मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करता है, एक प्रॉफिट वाले वर्ल्ड में एंटर करता है। तो जब वो प्रॉफिट वाले वर्ल्ड में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे बताया गया है कि पूरी सोसाइटी में चेंज देखने को मिला हमें। जो पूरी सोसाइटी का जो सोशल एंड पॉलिटिकल वेलबींग था, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस थी उस वर्ल्ड में, वो हमें चेंज देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो इसने पूरी वेस्टर्न सोसाइटी की कंसाइंस मतलब वेस्टर्न सोसाइटी को पूरा हिला के रख दिया था कि
कि हम क्या से क्या हो गए। क्वेश्चन मार्क तो आता है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं कि पहले कितना अच्छा था, आज के टाइम में क्या हो गया। तो यहाँ पे आया है कि पूरी सोसाइटी कैसे हो गई, पूरी वेस्टर्न सोसाइटी का एक तरीके से उन वेस्टर्न सोसाइटी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई भैया ये तो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ लूप होल्स हो गए हैं, हमने मटेरियल वर्ल्ड के बढ़ते टाइम पे हमने ये सारी चीज भूल गए कि हम एक जो मॉरल एस्पेक्ट है वो हम भूलते जा रहे हैं। It compelled the 20th century Western legal thinkers to ponder over existing legal regimes so as to provide some alternative based on value-oriented ideology and to check moral degradation of society। अब यहाँ पे ये बताया गया कि अब जब भैया ये पता चल गया कि जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वहाँ पे जो मॉरल वैल्यूज थी उनका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जब खत्म हो गई थी, तो जो वहाँ के जो लीगल थिंकर्स थे, जो वेस्टर्न सोसाइटी के जो लीगल थिंकर्स थे, 20th सेंचुरी के जो लीगल थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि नहीं भैया हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो लेके आना पड़ेगा। अब अल्टरनेटिव कैसे लेके आना है, देखो अब अल्टरनेटिव में हम इस मटेरियल वर्ल्ड को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि अब वाकई में लोग प्रॉफिट सेंट्रिक, अपना खुद का देखना, इंडिविजुअलिज्म, इन सारी चीजों पे फोकस करने लग गए। तो हम मटेरियल वर्ल्ड को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा अल्टरनेटिव लेके आए कि ये मटेरियल वर्ल्ड भी चले, साथ ही साथ वैल्यू ओरिएंटेड आइडियोलॉजी भी साथ साथ में चलती रहे। ठीक है, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड आइडियोलॉजी क्या करेगी, ये वैल्यू ओरिएंटेड आइडियोलॉजी ध्यान रखेगी ये मॉरल डिग्रेडेशंस, मतलब जो सोसाइटी का जो हम देख रहे हैं कि जो सोसाइटी में जो मॉरल वैल्यूज कम हो रही है उसका ध्यान रखेगी ये वैल्यू ओरिएंटेड आइडियोलॉजीज। तो ये लीगल एक्सपर्ट्स या ये जो लीगल थिंकर्स थे, इनका काम ऐसा था कि कुछ ऐसे कानून लेके आए हम कि चलो भैया कि इंसान इंडिविजुअल को सेंटर में रखे, इंसान प्रॉफिट कमाए, इंसान अपना सोचे, लेकिन वो अपने सोचते समय इतना जरूर ध्यान रखे कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। हमें वापस कहीं ना कहीं वैल्यूज को, हमें वापस कहीं ना कहीं मोरालिटी को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सोसाइटी में ये जो मॉरल वैल्यूज जो कम हो रही थी वो कम ना हो। ये उस टाइम के लीगल थिंकर्स जो थे उन्होंने ये काम किया। ठीक है, दिस फैक्टर लेड टू रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म। अब जब ये चीज हुई तो जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी, जो नेचुरल लॉ स्कूल थी, वो मॉडिफाई होके एक नया वर्जन निकाला गया। पहले वाले जो लॉज थे वो एकदम मॉरल प्रिंसिपल्स और उस सारी चीजों पे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक नया फॉर्म लेके आना है, हमें ये सारी चीजें मेंटेन करना है, हमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज रहे, वैल्यू कॉन्शियस रहे, लोग अपनी आइडियोलॉजी, लोग अपनी वैल्यूज को ना भूले। तो हमने इसी नेचुरल लॉ स्कूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आज के सोसाइटी में, आज के इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको फिट कर दिया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन मॉडर्न टाइम प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटेंसिव लॉ हैव टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंसिव लॉज जो हैं वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होने चाहिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं एंड सब्सटेंसिव लॉ क्या होते हैं। इनको हम एकदम ब्रीफ में समझते हैं। देखो, सब्सटेंसिव लॉ ये होता है, पहले हम सब्सटेंसिव समझेंगे। सब्सटेंसिव लॉ मतलब ये होता है कि मान लो किसी इंसान ने चोरी की, ठीक है, उस इंसान ने चोरी की तो चोरी एक क्राइम है, ये चीज लिखी है, ये चीज हो गया सब्सटेंसिव लॉ। चोरी एक क्राइम है और चोरी की सजा मान लो 3 साल है। ठीक है, तो चोरी एक क्राइम है, मतलब ये इंसान गुनहगार है और इसकी 3 साल की सजा है, ये हो गया सब्सटेंसिव लॉ। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि इस इंसान ने चोरी की है, इस इंसान को 3 साल की सजा मिलेगी इंडियन पीनल कोड के तहत। ठीक, ये चीजें हमें पता चल गई। लेकिन प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि किस प्रोसीजर से उसको मिलेगा, मतलब उसका ट्रायल चलेगा, उसको सीधा जेल में डाल दे, उसको कौन से कोर्ट लेके जाना है। तो प्रोसीजरल लॉ पूरा प्रोसीजर बताता है कि किस हिसाब से उसको जो 3 साल का जो पनिशमेंट है वो किस प्रोसेस पे मिलेगा। प्रोसीजरल में ही आप देखो प्रोसेस लिखा है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो सब्सटेंसिव लॉ होते हैं और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर से देखो, जो सब्सटेंसिव लॉ है, सब्सटेंसिव लॉ का क्या काम है, सब्सटेंसिव लॉ का यहाँ पे काम है, सब्सटेंसिव लॉ ये बताता है कि भैया सब्सटेंसिव लॉ गुनाह और गुनाह के क्राइम के बारे में बताता है कि हाँ चोरी एक गुनाह है, ठीक है, चोरी की 3 साल की सजा है, ये हो गया सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ गुनाह और गुनाह के क्राइम को बता रहा है। लेकिन प्रोसीजरल लॉ जिस इंसान ने वो क्राइम किया है
उसको किस प्रोसेस से सजा मिलेगी वो प्रोसीजरल लॉ में बताया है कि जिस इंसान ने ये क्राइम किया है उसको किस हिसाब से सजा मिलेगी, वो कहां पे बताया गया है, वो बताया गया है प्रोसीजरल लॉ में। तो यहां पे हमने क्या देखा कि मॉडर्न टाइम्स में प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटेंसिव लॉज जो है होते हैं उनको जस्ट होना चाहिए, जो प्रोसेस होता है वो जस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो फेयर होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये जो प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव लॉ होते हैं कि जो हम सजा निर्धारित करते हैं और किस प्रोसीजर पे सजा मिलेगी, ये जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इनमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो आज के टाइम में इन लॉज पे फोकस किया जाता है। फिर क्या देखते हैं हम, जनरली द रूल ऑफ लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ are considered as a new incarnation of natural justice of the 20th century। अब बेसिकली इनका क्या मतलब है कि रूल मतलब लॉ सबकी नजर में एकदम इक्वल होता है, लॉ कहीं भी बाइफरकेट नहीं करता। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी जैसे कानून वगैरह बना है, ठीक है, कानून एक प्रोसेस से बना है, मतलब पार्लियामेंट ने पास किया तो एक प्रोसेस से बना है, जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उन्होंने कानून कैसे बनाया है, उन्होंने कानून पूरे वहां पे मेजॉरिटी से पास किया और कानून बनाया। तो कानून तो बना दिया है, पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर से कानून बना दिया है, लेकिन वो कानून जस्ट है कि नहीं है, वो कानून फेयर प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि नहीं है, वो कानून कहीं ना कहीं किसी को एक तरीके से देखे तो कहीं ना कहीं किसी के लिए मुसीबत तो नहीं है, कहीं वो कानून किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मॉरल फैक्टर्स को चेक करने के लिए होता है, जो वैल्यूज जो चीजें होती है उसको चेक करने के लिए होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बताता है कि जो कानून है वो जस्ट, फेयर, रीजनेबल इन प्रिंसिपल पे बेस्ड है या नहीं है। क्लियर है? सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसे नेचुरल लॉ स्कूल से लिंक करने की कोशिश करें। तो आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, आज के टाइम में हम बात करते हैं कि लॉ की नजरों में सब इक्वल है। आज के टाइम में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इंडिया से एग्जाम्पल लो, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ध्यान रखती है कि कोई भी कानून बना है तो वो फेयर हो, वो रीजनेबल हो, वो जस्ट हो, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। भले ही पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नहीं देखते कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। वो क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है? क्योंकि कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, कहीं ना कहीं वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो कुछ थिंकर्स का कहना है कि जो नेचुरल लॉ स्कूल्स है उसने मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरीके से काम कर रहा है। सेम ये सारे कॉन्सेप्ट यूरोपियन नेशंस में भी देखते हैं, जैसे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ का है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमने देखा कि वेस्टर्न सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट आए नेचुरल लॉ स्कूल्स को लेने के लिए। अब नेचुरल लॉ स्कूल्स का क्रिटिसिज्म भी है। नेचुरल लॉ स्कूल का क्रिटिसिज्म ये है कि कुछ थिंकर्स हैं, लाइक ऑस्टिन कह दो या जेरेमी बेंथम कह दो, जिन्हें कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला कि भैया ये जो लॉ, जो तुमने मॉरल जो तुमने इतनी सारी चीजें बोल दी, लॉ मॉरल पे बेस्ड नहीं होता, लॉ वो होता है जो राजा बोलता है, ठीक है, लॉ वो होता है जो सोवरेन बोल रहा है, ठीक है, सोवरेन यानी राजा, यानी जिसके पास में पावर हो, सोवरेन यानी वो अथॉरिटी, चाहे वो सिंगल पर्सन के पास में हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ द पीपल के पास में हो, लेकिन जिसके पास में पावर हो डिसीजन लेने के लिए। तो ऑस्टिन बेंथम बोलते कि ये मॉरल, रिलीजन, ये सारी चीजें बहुत सेकेंडरी है भैया, लॉ तो वो होता है जो सॉवरेन ने बोल दिया, भले ही वो लॉ मॉरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर सॉवरेन, अगर किंग, अगर राजा, अगर उन्होंने एक बॉडी ने बोल दिया है कि लॉ ये है तो वो लॉ होगा। रिलीजन और डिवाइन चीज और ये मोरालिटी और ये चीजें मैटर नहीं करती है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट स्कूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में, उन सब में यही बताया जाएगा, उन सब में लॉ को देखने का एक दृष्टिकोण बताया जाएगा कि हर स्कूल लॉ को किस नजरिए से देख रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आई होप आपको नेचुरल लॉ स्कूल का ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे कुछ 2-3 वेबसाइट आएगी, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी, उसके बाद
बाद में आपको। अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो नीचे दिया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। अब एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में अलग अलग क्लासेस दी गई हैं, आपको जिस भी क्लास की पढ़ाई करनी हो आप उस क्लास पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग, इस एक्स्ट्रा लर्निंग में कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह जो कि आपके नॉलेज को इनहेंस करने में मदद करेगी। सपोज आपने क्लास 11 को क्लिक किया तो क्लास 11 को आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास 11 के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, वो सभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। चाहे वो कोर्सेज साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। फिर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे क्लास 11 के लीगल स्टडीज के वीडियोस अवेलेबल होंगे जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो आप जहां से कंफर्टेबल हो, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के द्वारा भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे सभी क्लासेस पढ़ाई जाती है। सो आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने प्रोफेसर्स के साथ में, अपने स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, कोचिंग वालों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।